काजल एक गरीब परिवार की लड़की थी जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्चा चलाया करती। एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक अनुभव नाम का लड़का बोलता है। दीदी, 26 जनवरी आने वाली है और हम लोग 26 जनवरी को कैसे मनाएंगे? हमारे बस्ती के सामने वाले स्कूल में ना बहुत अच्छी तैयारी हो रही है 26 जनवरी की। बेटा, आज तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता तो है कि हम 26 जनवरी को तिरंगा लहरा के ही 26 जनवरी मनाते हैं। दीदी, मतलब इस बार भी हम झंडा लहरा के 26 जनवरी मनाएंगे और कुछ नहीं होगा? और कैसे मनाना चाहते हो तुम? दीदी, उस स्कूल में तो सभी बच्चे ना नए नए कपड़े पहन कर आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और हाँ, अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। और पता है दीदी, बाहर दूर दूर से ना लोग आते हैं गिफ्ट लेकर और उनको ना गिफ्ट देते हैं। बेटा, हम सब लोग इतने गरीब हैं, ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। ऐसे में हम लोग इतनी धूमधाम से 26 जनवरी नहीं मना सकते। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। दीदी, स्कूल के ना टीचर कर रहे हैं बच्चों के लिए सब कुछ, और हमारी टीचर तो आप हो ना, तो आप ही करोगी ना हमारे लिए, क्योंकि हमारा स्कूल और ट्यूशन तो यही है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है दीदी, लेकिन इसके बारे में ना आप एक बार जरूर सोचना। काजल सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। काजल अकेली बैठी बच्चों की बातों पर सोच विचार कर रही थी। तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है। क्या हुआ बेटी, तू बड़ी उदास लग रही है, कोई परेशानी है क्या तुझे? माँ, अब क्या ही बताऊँ आपको। बच्चे 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे अमीर घर के स्कूल वाले मनाते हैं ना, वैसे ही। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी उनकी इच्छा पूरी कर सकूं? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। माँ, इन सब में ना तो आपकी गलती है और न ही बच्चों की गलती है, बस गरीबी की गलती है, जिसके कारण सभी को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। लेकिन बेटी, तू बच्चों की इस इच्छा को कैसे पूरी करेगी? क्योंकि तुझे ट्यूशन के जो पैसे मिलते हैं उससे तीनों टाइम का खाना हो जाए, वही बड़ी बात है। 26 जनवरी कैसे मनाएंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ माँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो सब गरीब घर से हैं। उनमें से कुछ के माँ बाप पैसे ही नहीं देते, और जो देते भी हैं तो वो भी 50 या 100 रुपए। उसमें क्या ही होगा? बेटी, एक काम कर, तू बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। वैसे भी तेरी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना स्कूल गए बच्चों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लोग मानेंगे ही नहीं कि ये पढ़े लिखे हैं। माँ, आप सही हो अपनी जगह, लेकिन कभी इनके दिन सुधरे या इनके माँ बाप इनका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाने के लायक हो पाए, तो उस समय इनकी पढ़ाई और ज्ञान ही काम आएगा। उस टाइम इनसे स्कूल की मार्कशीट तो बाद में मांगेंगे, पहले इनका इंटरव्यू लेंगे। उस टाइम इनको मेरी पढ़ाई हुई चीजें ही काम आएंगी। बेटी, तू सबके लिए कितना सोचती है? तूने बच्चों के बारे में कितनी आगे तक की सोची है? माँ, देखा जाए तो मैं बच्चों की टीचर हूँ, मैं उनके लिए सोचना मेरा फर्ज है। बच्चों ने जो बोला सही बोला। इस देश के नागरिक होने के नाते हमें 26 जनवरी मनानी चाहिए। अब मैं बच्चों के साथ मिलकर धूमधाम से 26 जनवरी मनाऊंगी। लेकिन कैसे बेटी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी, लेकिन बच्चों की ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। काजल इतना कहकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। उसे पूरी रात यही सोचने में निकल जाती है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। अगले दिन सुबह वो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती है और बाहर जाने लगती है। तभी उसकी माँ ममता उसे रोक कर कहती है, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है तैयार होकर? माँ, मैं अपने लिए काम ढूंढने जा रही हूँ। जिस घर में भी काम करने को, साफ सफाई या खाना बनाने को मिला ना, तो मैं कर लूंगी। धीरे धीरे करके इतने पैसे तो जमा हो ही जाएंगे कि बच्चों को तोहफा दे सकूं। बेटी, अगर तू ये सब काम करेगी तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? माँ, मैं बच्चों को शाम को पढ़ाती हूँ, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। बेटी, तो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेती? माँ, स्कूल में अच्छी पढ़ी लिखी टीचर मांगते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 8वीं पास हूँ, मुझे कौन रखेगा? आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। काजल काम की तलाश में बाहर निकल जाती है और बड़ी बड़ी कोठियों में काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। कई दिन तक वो रोज काम की तलाश में निकल जाया करती और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाया करती। लेकिन वो हार नहीं मानती और आखिर में उसे एक कोठी में साफ सफाई का काम मिल जाता है। लेकिन उस कोठी के मालिक जशवंत से बात करके जब पता चलता है कि वो उस कोठी में अकेला रहता है, तो वो घबरा जाते हैं। तभी जशवंत बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो गई?
तुम्हें काम करना है या नहीं? काम करने का मन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम यहाँ पर काम करोगी या फिर नहीं? जी देखो, अगर तुम ये सोचकर घबरा रही हो कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और तुम्हें यहाँ पर काम करने में परेशानी होगी, तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी फिर ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरी कोठी का अच्छे से ध्यान रखना। जशवंत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काजल बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जशवंत की कोठी में काम करने लगती है। दिन बीतते हैं और 26 जनवरी का दिन आ जाता है। हर जगह 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थी। तभी काजल के ट्यूशन के बच्चे उसके पास आते हैं और अनुभव फिर बोलता है। दीदी दीदी, अभी तक मैं बहुत चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बताइए ना, हम 26 जनवरी कैसे मनाएंगे? अनुभव, जैसा तुम चाहते हो हम वैसे ही 26 जनवरी मनाएंगे। अभी थोड़ी देर में हम सभी तिरंगा लहराएंगे, देशभक्ति गीत गाएंगे, नाचेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे। लेकिन दीदी, हम ये सब कहाँ और कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। तब तक तुम सब जाकर खेलो। काजल की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी ममता, जो कि उनसे कुछ दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, काजल के पास आती है। तू पागल तो नहीं हो गई है? बच्चों से झूठे वादे क्यों कर रही है? जो बच्चे आज तक खुश हो रहे थे, वही बच्चे तुझे बुरा भला भी बोलेंगे जब तू अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगी तो। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, उस घर का मालिक यहाँ रहता है। काम के चक्कर में हमेशा ही बाहर रहता है। उसने मुझे कोठी की मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे दिए थे। उसी पैसों में से मैंने बच्चों के लिए तोहफे भी खरीद लिए और उसी कोठी के गार्डन में 26 जनवरी मनाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। बेटी, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो तो तुझे चोर समझेगा ना। माँ, मैं एक एक पैसे उनके घर में काम करके चुका दूंगी और मैं उनके घर का कोई नुकसान तो नहीं कर रही हूँ ना। बस बच्चों के साथ थोड़ा सा खुशी मना रही हूँ। पहली बात तो आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वो नहीं आएगा, आप तो बस तैयार हो जाओ। काजल कुछ देर बाद अपनी माँ और सभी बच्चों को लेकर जशवंत की कोठी में पहुँच जाती है, जहाँ 26 जनवरी का सारा इंतजाम हो गया था। गार्डन में एक बड़ा सा तिरंगा फूल से बंधा हुआ था और सारे गिफ्ट रखे हुए थे। खाने का सामान था। बच्चे गाने बजाकर डांस कर रहे थे। तभी जशवंत वहाँ आता है और अपने घर में इतने सारे बच्चों को देखकर वो काजल को बुलाता है। मेरे घर में ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे घर को कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या, जो बस्ती के सभी बच्चों को उठाकर मेरे घर ले आई? आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। माना मैंने आपसे पूछे बिना आपके घर में 26 जनवरी का फंक्शन मनाने की सोची, लेकिन एक बार इन बच्चों की तरफ देखिए, वो लोग कितने खुश हैं। अगर आपकी थोड़ी मदद से गरीब बच्चों का भला हो जाता है तो इसमें क्या ही बिगड़ेगा? शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने बेवजह ही इतना कुछ बोल दिया तुम्हें। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने जो भी कुछ किया ठीक किया। तब तो आपको ही हमारा गेस्ट बनना होगा और तिरंगा लहरा के हम सभी लोगों के साथ मिलकर 26 जनवरी का फंक्शन मनाना होगा। काजल की बात सुनकर जशवंत हंसने लगता है। उसके बाद वो भी काजल और गरीब स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 26 जनवरी मनाता है और उन्हें अपनी तरफ से महंगे गिफ्ट्स भी देता है। इस तरह से गरीब स्टूडेंट्स की 26 जनवरी हर साल से भी ज्यादा अच्छी जाती है। सना अपनी बुआ मोहिनी के साथ रहा करती थी, क्योंकि जब सना बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सना काफी गुणी थी। वो हर काम झटपट कर लिया करती थी, पर जितनी तेज वो काम करने में थी उससे कई ज्यादा वो बदसूरत थी और बस इसीलिए उसकी शादी किसी से नहीं हो रही थी। पर उसकी बुआ अपनी भतीजी सना से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही उसको कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन सना की बुआ मोहिनी सना से कहती है, सना बेटा, वो दरअसल मुझे बाहर जाना है और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या तू मेरे लिए? हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना बना देती हूँ। पर बुआ जी, आपको अचानक कहाँ जाना पड़ रहा है? वो क्या है ना बेटा, तेरे लिए एक दूर का रिश्ता आ रहा है, तो वो लोग एयरपोर्ट पर है, बस उन्हें ही लेने जा रही हूँ। बुआ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ इस बार भी वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे? मेरी भतीजी इतनी खराब थोड़ी ना है। हाँ मानती हूँ तेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू खुद को ऐसा कहे। देख, वैसे भी वो लोग मुंबई शहर से आ रहे हैं, वहाँ कोई भी रंग रूप को जज नहीं करता। और तुझे पता है, जिस लड़के का रिश्ता आ रहा है वो कोई मामूली कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसके खुद का बिजनेस है। खैर, इन सबको छोड़ और तू सब कुछ तैयार रखना, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। मोहिनी अपनी भतीजी से बात करके चली जाती है तो वहीं सना भी खाना बनाती है और फिर सफाई करती है। देखते ही देखते सना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर तैयार भी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मोहिनी लड़के वालों के साथ आ जाती है तो मोहिनी का चमकता हुआ घर देखकर लड़के की माँ सुनीता मोहिनी से बोलती है, मोहिनी बहन, तुम्हारा घर तो काफी चमक रहा है। सारी चीजें एकदम सही जगह पर परफेक्ट तरीके से रखी हुई हैं। आखिर इस घर की देखभाल भी तो मेरी भतीजी ही करती है। अब जिसके घर में इतना काम करने वाली होगी तो क्या ही होगा। खैर, पहले आप बैठिए, मैं अभी अपनी भतीजी को बुलाती हूँ। इस तरह मोहिनी सुनीता और सुनीता के बेटे रघु को बैठने की कहकर सना को बुला कर लाती है। सना अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर सभी के सामने आती है और उसको देखकर रघु का मुंह बन जाता है, क्योंकि रघु काफी स्मार्ट और हैंडसम था और उसको अपनी पत्नी अपनी ही तरह गोरी और सुंदर चाहिए थी। पर सना तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सना को देखकर सुनीता उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और इस रिश्ते को पक्का करके चली जाती है। पर रघु जब अपनी माँ के साथ घर आता है तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने क्या सोचकर उस काली से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? रघु, तू ये क्या बोल रहा है? भले ही वो काली लड़की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसको कल्लो बुलाएगा। माँ, आपने सोचा भी है अगर कोई मुझे और उसको देखेगा तो क्या कहेगा? बस रघु, बहुत बोल दिया तूने। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? मैंने शादी फिक्स करवा दी है और अब तेरी शादी सना से ही होगी। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रघु चुप हो जाता है और गुस्से में वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रघु और सना की शादी हो जाती है। शादी करके जब सना मुंबई आती है तो वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रघु कमरे में आता है और सना के पास बैठकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, देखो सना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, पर सच बताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की है। वो दरअसल मुझे खुद के जैसे सुंदर और गोरी लड़की चाहिए थी, जो कि तुम नहीं हो। इसलिए तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। भले ही हमारी शादी दुनिया की नजरों में पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई है, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। इतना बोलकर रघु अपना तकिया उठाता है और अपने कमरे के सोफे पर सो जाता है। सना ना जाने क्या क्या सपने संजो कर आई थी, पर अब बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप शादी होने के बाद भी कवारों वाली जिंदगी जीती है। समय गुजरता है और समय के साथ वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तभी उसकी सास उससे कहती है, सना बहू, ओ सना बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता अपनी बहू को चाय के लिए बोलती है और उसको अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बहू उसके सामने चाय लाकर रख देती है। अपनी बहू की ऐसी रफ्तार देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे अभी तो बोला था कि चाय बनाने को, और तूने इतनी जल्दी चाय ला दी। भला तू इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? कहीं तूने सुबह की चाय मुझे अब तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, मैंने आपको सुबह की चाय नहीं दी, बल्कि ये चाय तो मैंने अभी बनाई है। ये इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? खैर, मुझे क्या। बहू देखना, उधर दीवार पर कितने जाले मकड़े हैं, जरा उसको भी साफ कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बहू, अभी रहने दे, अभी मत कर, अभी तू खाना बना दे। माँ जी, मैंने खाना चढ़ा दिया है, जब तक खाना बनेगा तब तक मैं इसे साफ कर दूंगी। और वैसे भी जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर मैं बैठकर क्या ही करूंगी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं सारे काम निपटा लूं। इतना बोलकर सना उन जालों को साफ करने लगती है और ये देखकर सुनीता अपनी बहू से फिर से बोलती है, बहू तो एक मामूली इंसान है और तेरे 2 ही हाथ है, तो ये 5 हाथों वाले काम बंद कर दे, थक जाएगी तू। माँ जी, सना कभी थकती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी ये बहू अपने हाथों से ही सारे काम कर लेगी और थकेगी भी नहीं। वैसे भी मुझे 5 हाथों की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रघु ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, भी थोड़ी देर बाद मेरे बॉस आएंगे डिनर के लिए,
अगर मैंने उनको डिनर में खुश कर दिया ना तो सच में मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। रघु ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसके घर की बेल बजती है और अब जब सना अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर पर रघु के बॉस थे। जिसके बाद वो उसके बॉस को अंदर आने को कहती है कि तभी रघु अपनी पत्नी को बोलता है। सना, जाओ जाकर बॉस के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। वो जल्दी से जाती है और 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आती है। उसके वहाँ आते ही रघु सना से बोलता है। सना, बॉस यहाँ डिनर के लिए आए हैं, जाओ जल्दी कुछ बना दो। जी रघु जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना अब इधर उधर भागते हुए काम करने लगती है। उसको इस तरह काम करते हुए देखकर रघु का बॉस रघु से कहता है। रघु, तुम अपनी पत्नी से इतना काम क्यों करवा रहे हो? हाँ ठीक है, पत्नी घर को संभालती है, पर तुम अपनी पत्नी को नौकर नहीं समझ सकते। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना सीखो। सर, मैं शुरू से आपके साथ रहता आया हूँ, जिस वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा बन गया है। और आपको तो पता ही है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए मैं। रघु, तुम जानते हो, जैसे अभी तुम हो ठीक वैसे ही मैं भी एक समय पर था। मैं भी अपनी पत्नी की कदर नहीं करता था, क्योंकि वो भी तुम्हारी पत्नी की तरह ही काली थी, जिस वजह से मुझे छोड़कर चली गई। और अब वो इतनी दूर जा चुकी है कि मैं चाहकर भी उसको वापस अपने पास नहीं ला सकता हूँ। पर जब वो मुझे छोड़कर गई ना, तब मुझे उसकी कीमत पता चली है। पर वो गई कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है रघु। अपनी बॉस की बातें सुनकर कहीं न कहीं रघु को भी एहसास था कि वो भी अपनी पत्नी के साथ वही कर रहा है जो उसके बॉस ने अपनी पत्नी के साथ किया था। रघु को अपने किए पर पछतावा होता है और अपने बॉस के जाने के बाद वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसकी पत्नी उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद वो अपने पति और सास के साथ खुशी से रहती है। पर वो अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं रखती और उसकी ऐसी स्पीड देखकर सुनीता बोल पड़ती है। ये है मेरी 5 हाथों वाली बहू। सुहास एक पार्क में बैठा टेंशन में खुद से बातें कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड निधि वहाँ आती है और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है। ये क्या खुद से ही बातें किए जा रहे हो? और ये बताओ, जब मैंने तुम्हें अपने बर्थडे का इनविटेशन मेल कर दिया था तो फिर तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? ये क्या मिसबिहेवियर है? अरे यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं। और एक बात बताओ, अपने बॉयफ्रेंड को मेल पर इनविटेशन कौन भेजता है? मैं भेजती हूँ। और तुम्हें क्या? मैं तो सबको मेल भेजती हूँ। यही तो दिक्कत है यार, जब तुमसे मिलता हूँ ना, मुझे एक एचआर की वाइब आती है। कभी तो एक गर्लफ्रेंड की तरह रोमांटिक हो जाया करो। अरे अब एचआर हूँ तो वाइब चपरासी वाली तो नहीं आएगी। कैसी अनप्रोफेशनल बातें कर रहे हो तुम ना। आधे घंटे में मुझे सॉरी लेटर मेल करो, फिर रिप्लाई करती हूँ। ईमेल आईडी तो याद है ना? हाँ, निधि HR@gmail.com। तुम्हारे नंबर से जल्दी मुझे तुम्हारी मेल आईडी याद हुई थी। और तुमने ऐसे याद कराई है ना कि अपनी मेल आईडी याद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मेल आईडी तो मैं मरकर भी भूल नहीं सकता। और सुनो, मेरी माँ को ना उनके घर में बहू चाहिए, ना कि HR बहू। इसलिए ना तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने कह दिया और हो गया ब्रेकअप? ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो क्या ब्रेकअप के लिए भी कोई फॉर्म भरूं? नहीं, बल्कि ब्रेकअप का रीजन लेटर मुझे लिखकर मेल करो। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सुहास अपना सर पकड़ लेता है। निधि एक अच्छी कंपनी में HR के पोस्ट पर काम करती थी। वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहा करती थी कि उसके बर्ताव में भी ये साफ झलकता था। लेकिन इस बर्ताव के कारण ही उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़ी कहती है। हे भगवान, अब आप बस इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो। बहुत कर ली इसने नौकरी, अब इसकी शादी की उम्र हो चली है। भगवान के सामने अर्जी क्यों लगा रही हो माँ? हाँ तो क्या, भगवान को अपनी बातें मेल करके भेज दूं? क्या बात करती है? अरे HR तो बन गई, अब किसी अच्छे घर की बहू भी बन जा। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। मैं तेरा इस्तीफा तेरे बॉस को मेल करवाती हूँ फिर। रूपाली अपनी बेटी के लिए सब जगह रिश्ते की तलाश जारी कर देती है। अब ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो रूपाली को तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। कुछ ही दिनों में निधि के लिए विवान नाम की लड़की का रिश्ता आता है और बातचीत होने के बाद रिश्ता तय भी हो जाता है। शादी की तारीख भी नजदीक आने लगती है, तो वही निधि अपनी जॉब को छोड़ देती है। लेकिन शायद उसकी जॉब उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रोज जब निधि अपने संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी माँ आकर कहती है। निधि बेटा, अब तक तूने हलवाई को फोन नहीं किया क्या? देख तो वो आया है।
अरे ऐसे कैसे नहीं आया? मैंने तो उसे कल रात को ही खाने में क्या क्या बनेगा उसकी लिस्ट बनाकर मेल कर दी थी। उसके छोटे भाई को भी अटैच किया था। क्या तूने हलवाई को मेल किया था? अरे दैया, अरे वो कहाँ मेल वेल चलाते हैं। अरे माँ क्या बात कर रही हो? खाओ पकाओ #gmail.com करके उसकी ईमेल आईडी है, उस पर ही मैंने मेल किया था। ओहो, मेल आईडी भले ही हो लेकिन वो अनपढ़ है। तुझे मैंने काम बोलकर ही गलती की। हट परे, आई बड़ी मेल करने वाली। रूपाली अपना सर पकड़े खुद ही हलवाई को फोन लगाती है और 2 दिन बाद शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होती है और निधि बन जाती है बहू। ऐसी वैसी बहू नहीं बल्कि HR बहू। क्यों, आइए जानते हैं। एक रोज निधि फोन चला रही थी, तभी वैशाली उससे कहती है, बहू जरा विवान बिटवा को कह दियो आते हुए जरा पंडित जी को अपने साथ ले आए। घर में एक तो पूजा रखवानी है तो उसी की बात करनी थी पंडित जी से। बिल्कुल सासू माँ, मैं उन्हें याद से कह दूंगी। ठीक है, वैसे ये फोन कम चलाया कर बहू। कम कैसे चलाऊं सासू माँ, मेरा तो सारा काम ही इसी से होता है। मुझे अपनी सहेली का जरूरी कॉल अटेंड करना है तो मैं वो करके आती हूँ। अरे बहू, पर रसोई का काम? सासू माँ, मैंने उसे 3 दिन की डेडलाइन दी थी, उसका कॉल आने ही वाला होगा। ये लो आ गया, मैं बात कर लेती हूँ जरा। इतना कहकर निधि फोन पर बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वैशाली कहती है, ये का अंग्रेजी का शब्द बोलकर चली गई, सब सर के ऊपर से चला गया। खैर हमें का मतलब। वैशाली अपनी HR बहू की बातें समझ नहीं पाती और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करती है। शाम को जब विवान घर लौटता है तो वैशाली दरवाजे से बाहर झांकने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर विवान कहता है, अरे माँ, ऐसे क्या झांक रही हो? कोई आने वाला है क्या इस समय? ये बात तो हमको तुझसे पूछनी चाहिए। पंडित जी पीछे आ रहे हैं क्या? पंडित जी? कौन पंडित जी? अरे आपने मेरी मेल नहीं पढ़ी क्या विवान? मेल? अरे कैसी मेल? मैं तो अपनी मेल रोज चेक करता हूँ। ओहो, वो पुरानी नहीं नई वाली मेल जो मैंने बनवाई थी उस दिन, patidev@gmail.com वाली। उसी पर मैंने तुम्हें पंडित को शाम को घर लाना है और क्यों लाना है उसका रीजन लेटर लिखकर मेल कर दिया था। यार ये घर है कि ऑफिस? और मैं तुम्हारा पति हूँ या एम्प्लॉय जो तुम मुझे HR की तरह बात बात पे मेल करती रहती हो? अरे ये बात फोन करके भी तो कह सकती थी ना। अरे बात कहने से मतलब है विवान, फिर मेल में कहो या फोन करके, बात तो एक ही है ना। अब तुम तो ऐसी बात मत ही करो। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और वैशाली अपने बेटे के सर पर एक मारते हुए कहती है, कहा रे, जब बहू बोल दी थी तो पंडित जी को काहे नहीं लाया? माँ आपको ना कुछ नहीं पता। अरे उसने मुझे मेल किया था। अब इंसान के पास मैसेज पढ़ने का समय तो होता नहीं है, ऐसे में वो मेल कहाँ से पढ़े? पर बहू ये मेल ही क्यों करती है बेटा? क्योंकि तुम्हारी बहू पहले HR जो थी माँ। अब खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। पहले मुंह हाथ धोकर आ नालायक। अरे हाँ जाता हूँ। तभी विवान अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और अपनी HR बहू की मेल पर हर बात कहने वाली हरकत से विवान और निधि में हुई कभी कभी की कहासुनी को देखकर वैशाली को कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक रोज जब वैशाली हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी निधि कहती है, सासू माँ, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? हाँ तो क्या करे, कछु कहा था क्या? काम था से आपका क्या मतलब है? आप मार्केट से सब्जियाँ नहीं लाई अब तक? अरे जो तूने कहा ही नहीं तो हम क्या अपने मन से बाजार चले जाएंगे? कहा नहीं मतलब? सुबह ही तो आपको मेल किया था ना, साथ में सब्जियों की लिस्ट भी PDF में भेजी थी, आपने देखी नहीं क्या? का एक मिनट, तू हमको भी मेल भेजी रही, पर कैसे? कैसे मतलब क्या सासू माँ? उस दिन आपको बैठाकर खड़ूस सासू माँ @gmail.com से ID बनाकर तो दी थी आपको, इसी पर मेल किया मैंने। अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर है, ID बनाकर का फायदा जब पढ़ना ही नहीं जानते। ये मेरी हेडेक नहीं है सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है। शाम को विवान के आने पर वैशाली उसे सारी बात बताती है तो विवान भी अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है। एक रोज जब घर के वाईफाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, साथ ही निधि के फोन का नेट भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ईमेल्स चेक नहीं कर पाती। शाम को जब उसकी सास और पति तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगते हैं तो वो कहती है, आप लोग ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसी बात कर रही है बहू, बताया तो था तुझे। वो क्या कहती है तू? हम मेल करके, तूने पढ़ा नहीं का? नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारी गलती।
खैर हम चलते हैं, हमें देर हो रही है ना माँ? हाँ बिटवा, अब एचआर बहू तो तैयार है नहीं, तो हम इसके बिना ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निधि को समझ आ जाता है कि उसकी सास आखिर उसे क्या समझाना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।